या संसद में संशोधित वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश नहीं की जाएगी। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल आज रिपोर्ट पेश करने वाले थे, लेकिन अब वो रिपोर्ट पेश नहीं होगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी ने बुधवार को ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी थी। 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट डाला था, वहीं 11 मेंबर्स ने इसका विरोध किया था। गुरुवार को जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर समिति की रिपोर्ट सौंपी थी। वहीं विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि पैनल में होकर उन्होंने असहमति का नोट दिया था, जिसे बिना जानकारी के हटा दिया गया है। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि वक्फ पर विपक्ष दरअसल में एजेंडा सेट करना चाहता है। पहली बार इसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान को जोड़ा गया है। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि पहली बार इसमें जो प्रावधान जोड़ा गया है और उसमें कहा गया है कि वक्फ संपत्तियों का लाभ समाज के वंचित वर्गों, गरीबों, महिलाओं और अनाथों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का मतलब यह होगा कि इसमें पारदर्शिता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। तो आज संसद में जेपीसी की रिपोर्ट आज पेश होने वाली थी, लेकिन अब वो पेश नहीं होगी। ये जो रिपोर्ट है ये तकरीबन 655 पन्नों की है और इस पर विपक्ष गहरी नाराजगी जताता रहा है और वक्फ पर मौलाना भी भड़के वो कह रहे हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है। दरअसल इसके जरिए सरकार वक्फ की जितनी भी जमीन है, जितनी भी संपत्ति है, उसको हड़पना चाहती है। जबकि जेपीसी के अध्यक्ष ने कहा कि इसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि इसका जो लाभ वंचितों को मिलना चाहिए, अनाथों को मिलना चाहिए, इसमें मजलूम महिलाओं को मिलना चाहिए, उन सब के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि इसके जरिए पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। क्या कुछ कहा है जगदंबिका पाल ने, आपको सुनाते हैं। जैसे वो जेपीसी की मीटिंग्स में भी गुमराह करने की कोशिश करते थे कि अगर ये एक्ट पास होगा तो सारी चली जाएगी वक्फ की संपत्तियां। तो लगातार मुझे लगता है देश में वो एक एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब हमने क्लॉज बाय क्लॉज पे। तो इस वक्त संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आपको सीधे ले चलते हैं लोकसभा राज्यसभा। प्लीज एक मिनट। माननीय सदस्यगण, महामहिम राष्ट्रपति जी ने कुंभ के बारे में भी चर्चा की है, इसलिए आप जब महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के अंदर जब अपने विषय को रखें तो वो विषय भी आप रख सकते हैं। प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का समय होता है और बहुत प्रयास करने के बाद माननीय सदस्यों का प्रश्न आता है। सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। इस महत्वपूर्ण विषय पर कई बार चर्चा हो चुकी है और मैं आपसे कई बार आग्रह कर चुका हूं, माननीय सदस्यगण कम से कम एक व्यवस्था बना लें। एक व्यवस्था बना लें कि प्रश्नकाल के अंदर कभी भी विषय को नहीं उठाने दिया जाएगा। जब मैं आपका स्थगन को अलाउ नहीं करूं तब विषय उठाया करो। कभी हम संसद की व्यवस्थाओं को तो बनाएं ना। आप सदन नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते। माननीय सदस्य। थैंक यू स्पीकर सर। Question number 1 पूछा है सर, मैं supplementary का। While the National Culture Fund has successfully facilitated the restoration of numerous historic monuments across the country, I would like to bring attention to Gutti Fort, located in my constituency of Anantapur, sir. This majestic fort, the largest in the state, has witnessed the rise and fall of empires from the Chalukyas to the Vijayanagar Empire, the Mughals and the Marathas, sir, and even the British. Strategically located near NS 44, NS 67 and the Gutti railway station junction, sir. It holds immense potential to become a key tourism hub. However, the fort is currently in a state of neglect. A proposal of 60 crore for its restoration has already been submitted under the LCF ethics remaining pending, sir. I would like to ask the Honorable Minister
if the government will take up this project at the earliest and expeditious its approval to ensure the timely restoration of the Bukti Fort, sir. Thank you, sir. माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, under the provisions of National Culture Fund, the financial arrangements are being done by the donations what we receive or the money what we receive as a contribution from the companies and PSUs through CSR. So primarily and predominantly, the funding agency, they take a call and give us the priority. We have already enlisted 150 projects on the website of NCF. The said project which Honorable MP Vishnu asked is also part of that. It has been depicted on the website. Whenever adequate funding will be agreed by any of the PSU or any of the company who is giving CSR and on the priority, we will certainly consider this. Thank you, Honorable Minister, sir. However, I would like to bring to your attention that the issue extends beyond Bukti Fort alone, sir. There are 20 other proposals from Andhra Pradesh that are also awaiting approval under the National Culture Fund for the preservation, protection and promotion of the historical monuments, sir. Honorable Speaker ji, it is concerning to note that in the last 5 years, not a single project from Andhra Pradesh has been approved under the NCF. I kindly request the Honorable Minister to provide clarity on the reason behind the delay in closing these proposals, sir, and the steps being taken to ensure their timely approval and restoration, sir. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए भी, मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि नेशनल कल्चर फंड के 150 जो ऐसे मॉन्यूमेंट्स की सूची हमने ऑलरेडी वेबसाइट पर प्रकाशित की है, उसमें 21 ऐसे प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश स्टेट के हैं। सामान्यतया एनसीएफ में तो लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है और आप देख रहे हैं कि इस बीच विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। दरअसल विपक्ष महाकुंभ हादसे को लेकर चर्चा चाहता है और बजट वाले दिन, जिस दिन वित्त मंत्री बजट भाषण पढ़ रही थी, उस दिन भी विपक्ष ने महाकुंभ हादसे को लेकर के सरकार से जवाब मांगा था। और आज जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई है तो विपक्ष का कहना है कि महाकुंभ हादसे पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। has proposed for water channelling and strengthening of Buddhist rock cut, stirrups and repairs of caves, and their use of structural satya with 3 crore cost estimate. The project proposed also provides for a public amenities and landscape of gardens. Kindly, Minister, Honorable Minister, to say on this. फिर मैं वही निवेदन करूंगा कि हमने उसको सूचीबद्ध किया है, उस पर धनराशि उपलब्ध होने पर निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जा सकती है। किरण रिजिजू जी, आप संसदीय कार्य मंत्री जी। सर, आज उम्मीद किया था कि अच्छा। तो लोकसभा में महाकुंभ हादसे पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष की तरफ से लगातार नारेबाजी चल रही है। विपक्ष कह रहा है कि महाकुंभ हादसे पर सरकार को जवाब देना चाहिए। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष की तरफ से नारेबाजी वहां पर शुरू हो गई लोकसभा में। हालांकि स्पीकर ने सांसदों से कहा कि इस विषय पर अगर आप चर्चा चाहते हैं तो वो चर्चा भी होगी, लेकिन व्यवस्था बनाए रखें। सवाल पूछेगा कि आप सदन में क्यों आए हैं, आपके आग्रह करने के बाद भी इस तरह का डिस्टर्बेंस करना ये अच्छा नहीं है। सरकार की तरफ से मैं खंडन करना चाहता हूं। बाकी जो भी बोलना चाहते हैं वो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर सब बोल सकते हैं। ये पहला दिन इस तरह का ये नजर यहाँ पे जो अपोजिशन मेंबर्स ने जो हरकत किया है ये ठीक नहीं है। मैं सर इसका खंडन करता हूँ। श्री राम शिरोमणि वर्मा, प्रशांत पोडले, मल्लू रवि, क्वेश्चन नंबर 2, श्री सुश्री कंगना रनौत, सुरेश कुमार कश्यप,
अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 2। एक विवरण सभापति अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने बड़ा विस्तृत उत्तर इस प्रश्न का दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए जो नवीन बजट 2025-26 प्रस्तुत किया गया है, इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो बजट आपने प्रस्तुत किया है, इस देश को एक नई दिशा और दिशा देने वाला बजट है और देश के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कॉरपोरेट कर की दरों में कमी से निजी क्षेत्र के निवेश में प्रभावी वृद्धि हुई है, और अगर ये वृद्धि हुई है तो कितनी वृद्धि हुई है, किस हद तक वृद्धि हुई है, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि घरेलू कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए, नए निवेश को आकर्षित करने के लिए और रोजगार के लिए अवसरों को उत्पन्न करने के लिए कुछ विशेष तो आप लोकसभा की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस बीच हंगामे के बीच किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। आज उम्मीद किया था कि अच्छा से पार्लियामेंट का क्वेश्चन आवर चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने बार बार अनुरोध किया है, बार बार आग्रह किया है हमारे विपक्ष के साथियों को कि प्रश्नकाल को डिस्टर्ब ना करें, और ये प्रश्नकाल मेंबर का होता है, सरकार को सवाल पूछना होता है। आप लोग सरकार को सवाल नहीं पूछ के सदन को इस तरह डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। अब जनता आपको सवाल पूछेगा कि आप सदन में क्यों आए हैं। आपके आग्रह करने के बाद भी इस तरह का डिस्टर्बेंस करना ये अच्छा नहीं है। सरकार की तरफ से मैं खंडन करना चाहता हूँ। बाकी जो भी बोलना चाहते हैं वो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर सब बोल सकते हैं। ये पहला दिन इस तरह का ये नजर, यहाँ पे जो अपोजिशन मेंबर्स ने जो हरकत किया है ये ठीक नहीं है। मैं सर इसका खंडन करता हूँ। तो वहीं वक्फ पर भी हंगामा हो रहा है। वक्फ पर विपक्षी सांसदों ने कहा है कि इसमें विपक्ष के जितने भी राय मशवरा थे उनको दरकिनार कर दिया गया। इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। इनका सब एजेंडा अपने हिसाब से सेट होता है। वक्फ के इतनी जल्दी लाने की जरूरत ही नहीं थी। वक्फ को पहले पूरा सुना जाता, सब चीजों को देखा जाता। आपने इतनी जल्दबाजी में किया है। आपने, मुझे नहीं समझ में आता क्यों इतनी जल्दबाजी है, और इतनी जल्दबाजी के अंदर आपने पूरा का पूरा जेपीसी खत्म कर दी। इतने शॉर्ट उसके ऊपर जेपीसी कर ही है। हर चीज को आप संख्या बल के आधार के ऊपर बुलडोज नहीं कर सकते। ये लोकतांत्रिक देश है, इसके अंदर सत्ता हो या विपक्ष हो, सबके हितों का ख्याल रखा जाता है। और अब इसको लेकर के मौलानाओं की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वो भी सुनिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो भी रिपोर्ट जाएगी, जो भी जाएगी, देखिए वो वक्त हितों में हो, वक्त के हित में हो, वक्त की संपत्तियों का निचले स्तर पर जो मुस्लिम समाज है उनको फायदा पहुंचे, यही हम सभी का वो है। और हमें सरकार से उम्मीद है कि सरकार पूरा ऐसा करेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर एक वर्ग के लिए, हर धर्म के लिए, हर पंथ के लिए, विकास के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। वो तो कायम में रिजवी नाम है मेरा, वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किसकी क्या नहीं। बहुत देर तक मीटिंग चली, जेबीबी में मीटिंग थी यहाँ पर, इसमें राजभर भी थे, मोहम्मद अवैसी भी आए हुए थे, सारे वक्फ बोर्ड के भी एम्प्लॉइज थे यहाँ पर, शिया सुन्नी समुदाय के सारे लोग थे वहाँ पर। वहाँ डिसाइड हो जाएगी, कोर्ट जाएंगे, अपना जो भी गवर्नमेंट फैसला करेगी उसको देखा जाएगा तहसील। और ये तो इमामबाड़ा तो सेना बाटलस के अंडर में आता है। कि जिस इमामबाड़े की लोग बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी वक्फ की संपत्ति है ही नहीं, उसके ऊपर बहस करना, उसको भाई जब आप वक्फ अमेंडमेंट बिल, अगर मैं आपसे कहूं कि कल जो है वो वक्फ से हटा दिया जाएगा लखनऊ का चिड़ियाघर, तो ये हास्यास्पद बात है ना। जो चीज वक्फ में है नहीं, आप उसके ऊपर अमेंडमेंट ला रहे हो, उसको हटाने की बात कर रहे हो। और चलिए इस वक्त सीधे रुक करते हैं अपनी सहयोगी अंजलि का
अंजलि, आज वो बिल पेश क्यों नहीं हुआ? आज रिपोर्ट क्यों नहीं पेश हुई? जेपीसी की जो रिपोर्ट स्पीकर को सौंपी गई थी, आज सदन में आज आने वाली थी। देखिए बिल्कुल प्रत्युष, कल जब लिस्ट ऑफ बिजनेस आई तो दोनों ही सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही ये रिपोर्ट जो थी वो टेबल होनी थी। जगदम्बिका पाल इसको टेबल करते लोकसभा में, वहीं गुलाम अली को टेबल करना था राज्यसभा में। लेकिन जब रिवाइज्ड लिस्ट जारी की गई, अमूमन ऐसा होता है कि जब एक बिजनेस लिस्ट आती है उसमें कुछ चीजों में बदलाव होता है, कोई अहम चीजें जो है, कोई अहम रिपोर्ट आनी है या अहम विषय होता है चर्चा का, तो वो रिवाइज भी होती हैं। हालांकि इस पर कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई कि आखिर ये रिवीजन जो है इस रिपोर्ट को लेकर क्यों किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जगदम्बिका पाल ने ये कहा कि अब जब स्पीकर कहेंगे उस दिन ये रिपोर्ट जो है टेबल कर दी जाएगी। उनकी रिपोर्ट तैयार है पूरी तरीके से, सदस्य लोकसभा स्पीकर को वो पहले ही अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप चुके हैं। लेकिन तमाम जो ये भी हो सकता है एक वजह की हंगामा जिस तरह से हो रहा है रिपोर्ट को लेकर, जो विपक्ष के सदस्य जेपीसी में शामिल थे वो लगातार रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं और डिसेंट नोट को लेकर सबसे ज्यादा मामला जो है भड़का हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि।